हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल सिंपल स्टडी बाय शैली। तो जैसे कि आपको पता है कि आज 20 डे चैलेंज का डे 7 है और आज हम कवर करने जा रहे हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में हम इसकी ज्योग्राफी देखेंगे, जितनी भी एंशियंट रियासतें जिनसे मिल के शिमला बना और जो भी शिमला सिटी प्रॉपर सिटी की जो है वो हिस्ट्री रही है उसके बारे में देखेंगे। आपको पता है शिमला अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, तो इसकी हिस्ट्री भी बहुत विविड है और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज की ये जो प्रेजेंटेशन रहेगी ये थोड़ा टेक्स्ट हैवी और फैक्ट हैवी रहेगी, फिर भी मैंने बहुत ही कंसाइज करने की कोशिश की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश में शिमला की लोकेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट का मैप और नॉर्थ टॉप ऑफ द पेज, ईस्ट इज राइट, साउथ इज ऑन द बॉटम साइड एंड वेस्ट इज ऑन योर लेफ्ट साइड। तो देखिए, नॉर्थ और वेस्ट वाले रीजन में शिमला की बाउंड्री लग रही है मंडी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ। वहीं नॉर्थ ईस्ट में जो है वो किन्नौर में लग रही है एंड टू बी प्रिसाइज ईस्ट में भी किन्नौर ही है। जबकि साउथ ईस्ट में जो है वो उत्तरांचल या उत्तराखंड जो हम जानते हैं उसके साथ लग रही है। साउथ में सिरमौर है और साउथ वेस्ट में जो है वो सोलन वाला रीजन लग रहा है आपका। एक बार हम इसको हिमाचल प्रदेश के मैप में भी देख लेते हैं। तो ये जो बाउंड्री मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये शिमला डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। अब आप ध्यान से देख लीजिए कि नॉर्थ में जो है वो कुल्लू है, वेस्ट में जो है वो सोलन है, जबकि साउथ में सिरमौर है और ईस्ट में जो है वो किन्नौर वाला रीजन है। तो इसको आप याद रखिएगा कि नॉर्थ और वेस्ट वाले रीजन में एक इम्पॉर्टेंट और सिटीज के साथ जो बाउंड्री बना रही है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बना रही है, वो मंडी डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए, इसके अलावा जो है वो हम एक रिवर फ्लो भी यहाँ पे देख लेते हैं। दो मेन रिवर्स जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की हैं वो एक है सतलुज रिवर और एक है पब्बर रिवर। देखिए, सतलुज को अगर आप देखना चाहेंगे तो लेट मी जूम दिस मैप फॉर यू। ये देखिए, यहाँ पे जो है वो सतलुज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर कर रही है। कौन से प्लेस पे कर रही है? बधाल या बघाल कुछ लोग इसको कह देते हैं। तो बघाल में जो है वो एंटर करती है सतलुज और फिर ये रामपुर में फ्लो होते हुए बाउंड्री बनाती है कुल्लू के साथ और उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बनाती है और फिर मंडी में एंटर करती है और अल्टीमेटली बिलासपुर से होते हुए हिमाचल प्रदेश को एग्जिट करती है। तो ये जो है वो रिवर फ्लो है सतलुज का और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बना रही है? तो आप याद रखेंगे कुल्लू और मंडी के साथ बाउंड्री बना रही है शिमला डिस्ट्रिक्ट की। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है वो है आपकी पब्बर रिवर। देखिए, पब्बर रिवर को अगर आप देखेंगे तो ये इसका फ्लो रहता है यहाँ किन्नौर के पास जो चूड़ चांदनी वाली रेंज है वहाँ से ओरिजिनेट करती है और पूरा फिर चिड़गांव से होते हुए जो है रोडू वाली साइड से ये थोड़ा सा उत्तराखंड में एंटर करती है। अब जब उत्तराखंड में एंटर करती है तो आपको पता है कि यहाँ से जो है वो टॉन्स रिवर भी ओरिजिनेट हो रही है उत्तरांचल की पहाड़ियों से। तो ये दोनों मिलती हैं और फिर अल्टीमेटली एक टॉन्स रिवर की तरफ फ्लो होते हुए सिरमौर में एंटर करती है और फिर सिरमौर में जो है वो यमुना रिवर में मिल जाती है। इसके अलावा एक रिवर और जो इम्पोर्टेंट हमने कल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ी थी तो वो है गिरी रिवर और ये गिरी रिवर कोटखाई वाले रीजन से ओरिजिनेट होती है और फिर जुंगा वाले रीजन से होते हुए सिरमौर में एंटर करती है और सिरमौर को लगभग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आप ध्यान रखिएगा सतलुज रिवर का कि कहाँ फ्लो कर रही है, आप ध्यान रखिएगा पब्बर रिवर का, आप ध्यान रखिएगा टॉन्स का। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी मोटी रिवर्स हैं बट उनसे इतना कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन। हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो देखिए, हमने बाउंड्रीज अभी पढ़ ली हैं कि नॉर्थ वेस्ट में जो है वो आपका कुल्लू और मनाली मंडी वाला रीजन लग रहा है। पूर्व में जो है वो किन्नौर रीजन है। साउथ वेस्ट में उत्तराखंड है, साउथ में सिरमौर है और वेस्ट में जो है वो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री लग रही है। अब ये शिमला की जो मेन सिटी है उसके कल्चरल और हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें हैं, जैसे लक्कड़ बाज़ार है, रिज है, मॉल है, शिमला कालका रेलवे स्टेशन है, स्टेट म्यूजियम है, अनाडेल ग्राउंड है, वाइस रिगल लॉज है और फिर कुफरी वाला रीजन है। तो
ये बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं शिमला। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने विजिट किया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू इट्स इम्पॉर्टेंट पीक। अब देखिए शिमला में जो है वो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, लगभग 8 इम्पॉर्टेंट जो हैं वो चोटियाँ हैं। तो सबसे ऊंची है जाखू पहाड़ी, शिमला शहर में ही है। और आपको पता है जाखू हिल पे ही जो है वो लॉर्ड हनुमान का एक स्टैचू है जो 108 फीट ऊंचा है। ठीक है। ये तो स्टैचू की हाइट है, पर जो जाखू पहाड़ी की हाइट है वो 8050 फुट है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो एल्सीजियम पहाड़ी है, शिमला शहर के ही पास है। 7400 इसकी फुट हाइट इसकी है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट पहाड़ी आ गई, ये 7140 फुट है। फिर समर हिल आ गई। समर हिल वही पहाड़ी है जहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो इसकी हाइट भी है वो 7140 फीट है। उसके अलावा जो है चूड़धार है, चौपाल रीजन में आती है, एक फेमस ट्रैक है ये। उसके बाद चांशल चोटी है, यहाँ भी बहुत लोग ट्रैक करते हैं, रोहड़ू तहसील में आती है। फिर शाली चोटी या शाली टिब्बा के नाम से ये बहुत फेमस एक चोटी है, सुन्नी तहसील में पड़ती है। एक हाटू चोटी या हाटू पीक जो है ये आपके कुमारसेन वाले तहसील में पड़ती है। तो ये सब नाम अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो आपने ज़रूर सुने होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू इट्स रिवर सिस्टम। तो ये हमने देख ही लिया है कि किन्नौर से जो है वो बधाल तहसील में रामपुर में एंटर करती है, जो आपकी सतलुज रिवर है। और फिर ये बाउंड्री बनाती है निरमंड में और अन्नी में। निरमंड और अन्नी का जो रीजन है वो शिमला और कुल्लू की बाउंड्री है, जबकि करसोग वाला रीजन जो है वो मंडी के साथ शिमला की बाउंड्री बनाता है। अब सतलुज की बहुत सारी हेल्पिंग रिवर्स हैं, जैसे नोगली है, भैरा है, खेखर है, और बाघ और बिखुर, ये सब जो है वो इसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आती है आपके पास बब्बर रिवर, तो ये रोहड़ू तहसील के चंद्रनाहन झील के पास से या चंद्रनाहन पीक के पास से निकलती है। और संगम के साथ इसका संगम जो है वो टॉन्स के साथ होता है, कहाँ, रोडो जुब्बल और उत्तराखंड के पास जो विलेज है तिलियोनी, वहाँ पे। ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग रिवर्स हैं वो हैं आंध्रा। ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि आंध्रा किसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है, तो आप याद रखेंगे बब्बर की। इसके अलावा हाटकोटी भी एक छोटी सी रिवर है, सिकरी है, पेजोर है। इस तो आपको जो है वो इनका एंट्री पॉइंट, इनका एग्जिट पॉइंट और कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है ये याद रखना है। लेट्स मूव ऑन टू वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन, जो कि है हिमाचल प्रदेश की जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितनी प्राचीन रियासतें हैं। तो प्राचीन रियासतें शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो है वो 23 थी। ठीक है। अब 23 रियासतों के नाम जो है वो हम याद करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो भी जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है वो भज्जी, कोटी, बलसन, बुशहर, तारकोटी, थरोच, दाढ़ी ठकुराई। उसके बाद कुमारसेन, खनेटी, देलथ, धामी, जुब्बल, राविनगढ़, रातेश, शांगरी, क्योंथल, मधान, ठ्योग, सारी, कोटखाई, करांगल, भड़ोली और घुंड। अब देखिए कैसे इनको याद करें, 23 नेम्स याद रखना एक टफ टास्क है, बट लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। देखिए हम इनके नाम इसी सीक्वेंस में याद करेंगे और एक स्टोरी के साथ करेंगे। मान लीजिए एक ट्रेवलर था। ठीक है। पुराने टाइम में एक ट्रेवलर था, वो ट्रेवल करता था, तो सुबह जब उठता था सबसे पहले भाजी खाता था। ठीक है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उसका भाजी था। भाजी खा के उसने क्या किया, अब शिमला वाला रीजन है, आपको पता है कि ठंड है, तो वो कोटी पहन ली उसने। अब कोटी पहन के जो है वो कहाँ गया, वो गया बलसन। और फिर उसके बाद उसने बुशहर को कवर किया और दारकोटी भी घूमा। ठीक है। तो भाजी खाकर, कोटी पहनकर वो बलसन गया, फिर उसने बुशहर और दारकोटी घूमी। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने क्या किया कि वो थरोज गया। अब जब थरोज में पहुंचा तो इतना बड़ा एरिया कवर करके आ रहा है, भाजी और दारकोटी वाला रीजन कवर करके आ रहा है, तो उसकी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई थी। ठीक है। तो थरोज में उसने क्या किया, थरोज में थोड़ा ठहरा और वहां उसने अपनी दाढ़ी बनवाई। दाढ़ी बनवाने के बाद जो है वो लोगों ने सोचा कि ये किसी सेना का कुमार है। ठीक है। एक कुमार इंसान है, बहुत बड़ा कोई बढ़िया राजा का जो है वो राजकुमार है। तो कुमार सेन में जो है वो एक सेना की टुकड़ी इसके साथ चल पड़ी और इन्होंने बोला कि जो खनेटी और देलथ वाला रीजन है वहां पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुलझाओ।
ठीक है। तो ये खनेटी और देलठ में जाके लठ के साथ जो है वो इसने सारा अपना कॉन्फ्लिक्ट जो खनेटी और देलठ के बीच में था उसको रिजॉल्व कर दिया। फिर जो है वो नेक्स्ट डे ये गया धामी। धामी में गया तो इसने बोला कि जो जुब्बल वाला रीजन है उसको देखो, जुब्बन वाला जो राविनगढ़ है उसको देखो। अब जुब्बल वाले राविनगढ़ को देखने के बाद लोगों ने बोला कि आपको रतेश और सांगरी तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो धामी में जाके जुब्बल वाला राविनगढ़ देखा और फिर रातेश और सांगरी को देखा। फिर ये घूमता घूमता इतना लॉस्ट हो गया कि इसको पता ही नहीं चला कि मैं कौन से स्थान पे हूँ। तो इसने बोला कौन से थल पे हूँ मैं, क्यों थल में हूँ मैं, क्यों थल में हूँ मैं, कौन से थल में आ गया हूँ। और वहां आके बिल्कुल मगन होके मधान होके जो है वो लेट गया। तो क्यों थल में मदन होके लेट गया। तो लोगों ने उठाया और कहा कि आपको जो है वो ठ्योग ले गए और बोला अब सारी जो है वो कोट खाई यहाँ से देख लो। ठीक है। तो क्योंथल में जब गया तो पूछा कौन थल पे हूँ और मगन होके वहां बैठ गया। तो लोगों ने उठाया और ठ्योग ले गए और फिर बोला कि सारी कोट खाई देखो। और फिर लास्ट में जो है वो ये करांगल में चला गया और फिर इसने अपनी जो है वो गल्ला सुनानी शुरू कर दी। आपको पता है कि हिमाचल में बातों को गल्ला बोलते हैं। तो इसने बोला कि अब मैं गल्ला करूंगा और जो भड़ोली और घूंड में हुआ वो भी सुनाऊंगा। ठीक है। तो ये जो है वो एक स्टोरी हमने देख ली कि एक ट्रेवलर था। ठीक है। ट्रेवलर सुबह भाजी खाता था, भाजी खा के कोटी पहनी उसने और शिमला को घूमना शुरू कर दिया। तो कोटी पहन के सबसे पहले बलसन गया, फिर बोला कि बुशहर और दार कोटी देखूंगा। फिर जो है वो थोड़ा ठहरा थरोच में और फिर वहां दाढ़ी बनवाई अपनी। दाढ़ी बनवाने के बाद लोगों ने बोला ये तो सेना का कुमार है, तो इसको जो है वो ले चलो और खनेटी और देलट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको लठ मार के सॉल्व कर दो। फिर जो है धामी गया। तो जब धामी गया तो लोगों ने बोला कि जुब्बल वाला राविनगढ़ देखो, और राविनगढ़ देख लिया है तो रतेश और सांगरी तो देखनी ही पड़ेगी। फिर जो है ये इतना घूम घूम के भूल ही गया कि कौन से स्थल पे हूँ। तो कौन थल में हूँ, क्यों थल में हूँ, और फिर वहां मगन होके बैठ गया। तो जो ठियोग के लोग थे वो उठा के ले गए और बोला कि यहाँ से अब सारी कोटखाई को देखो। अब जब ये कोटखाई इसने देख ली तो इसने बोला कि अब मैं गल्ला करांगा, करा गल्ला, और भड़ोली और घुंड में क्या क्या हुआ वो भी सुनाऊंगा। तो ये हमारी एक स्टोरी थी। और इन स्टोरीज के थ्रू अगर आप इसको 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये 23 रियासतें आई होप याद हो जाएंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रियासतों के ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो भज्जी रियासत आती है। अब देखिए ये जो भज्जी रियासत थी तो भज्जी रियासत जो है वो नौटी खड्ड के पास जो सतलुज की एक सहायक नदी है वहीं पे ये सिचुएटेड है भज्जी रियासत। कहाँ पे? शाली टिब्बा के पास, जो शाली पीक है उसके पास भाजी रियासत थी, भज्जी रियासत थी। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? कुटलैहड़ कांगड़ा से आए राजकुमारों ने की थी। अब जो कुटलैहड़ या कांगड़ा का जो राजा था जिसके बेटों ने यहाँ के इसको एस्टेब्लिश किया, उसके 4 बेटे थे। कांगड़ा के राजा के जो है वो 4 बेटे थे और एक बेटी थी। जो 4 बेटे थे उनका नाम था एक का नाम था चंद, एक का नाम था चीरू, एक का नाम था शोगु और एक का नाम था भोगू। ठीक है। शोगु और भोगू, और एक बेटी भी थी। तो जो चांद था उसने बाद में कोटी रियासत एस्टेब्लिश करी और जो चीरू था उसने जो है वो भज्जी रियासत एस्टेब्लिश की या स्थापित की। जो शोगु था इसने जो है वो अपने बहन के साथ ये चला गया आध्यात्मिक वर्ल्ड में। ठीक है। और जो भोगू था इसने जो है वो एक फगियाना गांव के पास अपना काम धाम एस्टेब्लिश किया। ठीक है। तो जो शोगु है और उसकी बहन है उसको आज भी जो है वो देवी देवताओं के रूप में फागु वाले रीजन में पूजा जाता है। और आप देखिए कि चीरू ने जो है वो भाजी रियासत एस्टेब्लिश की है। तो इसने सोचा कि लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बाद में मेरे बारे में क्या बात करेंगे कि चीरू ने भाजी रियासत स्थापित की। तो इसने जो है वो अपना नाम बढ़िया चेंज करके जो है वो उदयपाल रख लिया। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑप्शन में आ सकता है कि किसने की? उदयपाल ने की, या और कोई ऑप्शंस होंगे, या फिर चीरू
ने की। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा आपके पास एमसीक्यूज में। तो अगर उदयपाल आपको देखने को मिलता है तो उदयपाल टिक कीजिएगा, चीरू देखने को मिलता है तो चीरू टिक कीजिएगा। अब इसके बाद जो है वो चीरू का ही 29वां वंशज जो है वो सोहनपाल था, और इसने सुन्नी गांव एस्टेब्लिश किया, और जो भाजी रियासत की कैपिटल भाजी में थी उसको भी शिफ्ट करके सुन्नी सुन्नी गांव ले गया। अब इसके अलावा एक राणा रुद्रपाल आते हैं 1815 के आसपास, जब गोरखा वॉर और ब्रिटिश वॉर चल रही थी, आपस में लड़ रहे थे दोनों। तो रुद्रपाल ने जो है वो ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, तो इसके लिए इनको 1815 में सनद दी फिर ब्रिटिशर्स ने। और लास्ट जो भज्जी रियासत का राणा था वो रामचंद्र पाल थे, और 1948 में जो अब सुन्नी तहसील का हिस्सा है भज्जी, वो हिमाचल प्रदेश में विलय कर लिया गया, एंटर कर लिया गया। अब सुन्नी वाले रीजन में आपको, सुन्नी तत्ता पानी वाले रीजन में सल्फर के झरने मिलते हैं, और जहाँ भी सल्फर और पानी होगा वहाँ पे आपको गर्म पानी के चश्मे देखने को मिलते हैं, और इनमें काफ़ी सारी जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो याद करने वाला फैक्ट था वो एक उदयपाल चीरू से रिलेटेड है, और कई बार आपको पता है कि लास्ट राजा भी पूछ लेते हैं भज्जी का, तो आप याद रखिएगा कि उदयपाल जो है वो सूरज की तरह जो है वो भज्जी राइज करी, और फिर लास्ट में चांद की तरह जो है वो लास्ट राजा इनका था, रामचंद्र पाल जो है वो लास्ट राजा था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ हम पढ़ेंगे अब कोटी और बलसन के बारे में। देखिए, ये जो कोटी वाला रीज़न है तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हमने पढ़ ली कि भज्जी के ही भाई चांद ने की थी, और इसका एरिया लगभग 70 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसकी सबसे पहली राजधानी जो है वो कोटी ही थी। बाद में एक ताराचंद नाम का ठाकुर था जिसने इसको शिफ्ट करके कबार कोटी में चेंज कर दिया था। 1809 में जो है वो गोरखाओं ने कोटी को अपने अंडर ले लिया। ठीक है, और कोटी को अपने अंडर ले लिया, तो वो इसके बाद क्या हुआ कि जो ये क्योंथल रियासत थी, ये उसकी जागीर बन गई 1815 तक आते आते कोटी रियासत। ठीक है, अब 1857 में जो राजा हरिचंद थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आपको पता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट उस टाइम चल रही है, एक स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जो है वो लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई हैं। तो जो राजा हरिचंद थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, और इस चीज़ के लिए अंग्रेजों ने हरिचंद को जो है वो राणा की उपाधि दी थी। ठीक है, राणा की उपाधि से नवाज दिया। उसके बाद जो है वो 15 अप्रैल 1948 तक आते आते ये जो कोटी रियासत है इसको महासू जिले में मिला लिया गया था। आपको पता है कि शिमला तो बाद में बना, लेकिन पहले महासू ही जिला था, तो महासू जिले में इसको ऐड कर लिया गया। और एट प्रेजेंट ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के जो रूरल एरिया है उसमें कोटी रीजन आता है। फिर आता है आपके पास बलसन रियासत। तो बलसन जो है वो जो प्राचीन में सिरमौर वाला रीजन है, सिरमौर की एक शाखा जो है वो बलसन हुआ करती थी, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 12वीं शताब्दी में अलग सिंह ने, अलग सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसने की थी। और ये था कौन? ये एक राजपूत राठौर था। आपको पता है कि सिरमौर के जो राजा हैं उनका लिंक राजपूत राठौर लोगों से है, तो ये भी अलग सिंह भी जो है वो राजपूत राठौर ही था। अब 1805 में गोरखाओं ने अटैक किया था, उस समय जो कुमार सेन का ये उपमंडल था, जिसका शासक था जोगराज सिंह। ठीक है, अब जोगराज सिंह जो था इसके ऊपर गोरखाओं ने अटैक किया, और फिर क्योंकि अब गोरखा अटैक कर रहे हैं तो ये किसकी सपोर्ट करेगा? ये सपोर्ट करेगा अंग्रेजों की। तो यहाँ बहुत सारे जो अंग्रेज थे वो भी आके छुपे थे, और अंग्रेजों की इसने सपोर्ट भी की थी। अब 1857 में जो जोगराज सिंह जी थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और लगभग ये उस टाइम 87 वर्ष की आयु में 1867 के आसपास जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। फिर इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बलसन से ये है कि हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट किसने लिखी है? तो रण बहादुर सिंह ने लिखी है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो बलसन के लोग थे वो लड़ाई से नहीं डरते थे, तो जो रण बहादुर सिंह था उसने हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट लिखी थी। फिर आपको पता है कि 15 अप्रैल को इसको हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया, और एट प्रेजेंट जो है वो ये ठियोग तहसील में आता है। ठियोग तहसील का जो है वो हिस्सा है शिमला की। इसके साथ हमारी ये वाली दो रियासतें कंप्लीट होती हैं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं बुशहर रियासत की ओर की तरफ।
देखिए, जैसे कांगड़ा और कुल्लू का बहुत ही एक हिस्टोरिक हमें विवरण देखने को मिलता है, वैसे ही जो बुशहर रियासत है, इसका भी हमें बहुत सारा हिस्टोरिक एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पुराणों में, रामायण में, महाभारत में ये क्षेत्र जो है वो किन्नर खंड के नाम से जाना जाता था या किन्नर देश के नाम से जाना जाता था। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो ईस्ट में जहाँ से यमुना और गंगा निकलती हैं, यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री के रीजन से लेके वेस्ट में जो है वो चंद्रभागा रीजन रीजन तक, साउथ वेस्ट में चंद्रभागा रीजन तक जो है वो फैला हुआ था। अब इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? एक बहुत ही पुराना एक श्लोक है कि चंद्रभागा नदी तीरे अहोती किन्नर तदा, कि जो चंद्रभागा वाला रीजन जहाँ तक है वहाँ तक जो है वो किन्नर देश हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, किन्नौर की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बुशहर रियासत की हिस्ट्री। तो कहते हैं कि एक कामरू नाम की जगह है। अगर आप किन्नौर गए होंगे तो कामरू फोर्ट आप देखेंगे, सांगला वैली, बसपा वैली में देखने को मिलता है। तो जो कामरू का गढ़ था, वहाँ का एक राजा था राजपूर्ण सिंह। ठीक है। तो जो राजा राजपूर्ण था, इसके पास एक बहुत ही इसका वफादार सेनानी था, एक सोल्जर था, जिसका नाम था बवास देव। बवास देव, कुछ जगह इसको बवास देवी भी लिखा है, बट हम बवास देव लेके चलेंगे। कि जो बवास देव है, इसी को जो है वो बाणासुर के नाम से, जो बाणासुर एक राक्षस आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण के टाइम पे, वही बाणासुर की ये बात हो रही है कि ये जो है वो राजपूर्ण सिंह का जो है वो बहुत ही एक लॉयल सोल्जर हुआ करता था। अब क्या है कि अगर कोई एक सैनिक बहुत ज़्यादा राजा के करीब हो जाए, उसका बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाए, तो ऑब्वियसली जो उसके मंत्री होंगे वो उससे इरिटेट होना शुरू हो जाते थे। ठीक है। तो बाणासुर जो है वो इसने देखा कि ये तो बात ठीक नहीं हो रही है, ये मेरे अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो बाणासुर यहाँ से जो है वो चुपचाप चला गया मानसरोवर। ठीक है। वहाँ पे इसने तपस्या की और वापिस आ गया। पर जब ये वापिस आया तो इसने शोणितपुर में, ये जो है वो कामरू में नहीं आया, और इसने अपना एक अलग से शहर बसा लिया, जिसको जो है वो शोणितपुर के नाम से जानते हैं हम। ठीक है। शोणितपुर के नाम से जब एक प्लेस पे इसने अपना राज्य स्थापित कर लिया, और धीरे धीरे जो शोणितपुर है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया, इतना फैल गया कि ये कामरू वाले रीजन तक आ पहुंचा। स्टिल इसने क्या किया कि ये राजा का बहुत ही लॉयल इंसान था, तो इसने राजपूर्ण के ऊपर अटैक नहीं किया। और जब तक राजपूर्ण सिंह जिंदा थे तब तक उनके साथ बहुत ही कॉर्डियल इसके रिलेशंस रहे। तो राजा पूर्ण जो थे वो अपने आप में, इनका कोई हायर नहीं था, आगे कोई बेटा नहीं था। तो इन्होंने इसकी राजभक्ति से खुश होके सारा जो कामरू वाला रीजन, जो शहर वाला रीजन था, वो बाणासुर को ही दे दिया, और शोणितपुर के अंडर ही ये सारा रीजन आ गया। इस तरह से जो है वो शहर रियासत एक बहुत ही फैला हुआ रीजन हो गया। ठीक है। एक स्टोरी तो ये है, इसके अलावा भी एक स्टोरी देखने को मिलती है कि जो बाणासुर की बेटी थी उषा, उससे जो है वो भगवान श्री कृष्ण का जो पौत्र था, पौत्र मतलब ग्रैंडसन था, तो भगवान कृष्ण का जो बेटा था वो था प्रद्युम्न। ठीक है। और जो पौत्र था वो था अनिरुद्ध। तो जो अनिरुद्ध था वो द्वारिका से जो है वो यहाँ आता है, और वो बाणासुर की बेटी उषा से जो है वो विवाह करना चाहता है। लेकिन बाणासुर जो है वो मना कर देता है और अनिरुद्ध को कैप्चर कर लेता है। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कंटेम्परेरी है, तो भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और अनिरुद्ध को छुड़ाते हैं, बाणासुर को मार देते हैं। फिर बाद में जो है वो अनिरुद्ध और उषा जो है वो वापस चले जाते हैं द्वारिका। लेकिन जो प्रद्युम्न है भगवान श्री कृष्ण का बेटा, वो यहीं रह जाते हैं। शोणितपुर और बुशहर का जो ये राज्य है उसको देखते हैं। तो बुशहर राज्य को जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ भी इस तरह से लिंक करते हैं कि जो उनका बेटा है उसने जो है वो ये रीजन एस्टेब्लिश किया था, बुशहर वाला रीजन। अब ध्यान रखिएगा कि बुशहर
के राजाओं का अगर लिंक आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी ये बहुत बार ऑप्शन में होता है और बहुत अलग अलग राजाओं के लिए पूछा जाता है कि इस रियासत के या इस एरिया के जो राजा थे वो हिस्टोरिकली कौन से वंश से रिलेटेड थे। तो जो बुशहर के राजा हैं वो चंद्रवंशी हैं क्योंकि कृष्ण के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है पेपर में अक्सर। इसके अलावा जो है अब हम देख लेते हैं कि इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको 7वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? जो कुल्लू की वंशावली है उसमें देखने को मिलती है। और किस तरह से देखने को मिलती है कि उस टाइम जो कुल्लू का राजा ब्रह्मपाल था उसकी डेथ हो जाती है और उसकी कोई संतान नहीं होती। तो उस टाइम जो है वो बड़े राज्यों के तौर पे किस किस को देखा जाता था? चंबा को, कांगड़ा को, लद्दाख को, बुशहर को। तो इन सब राजाओं ने डिसाइड किया कि हम जो है वो गणेश पाल को कुल्लू का राजा एस्टेब्लिश कर देंगे। उसके अलावा फिर 10वीं सेंचुरी में बुशहर के जो राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी कामरू से सराहन शिफ्ट कर दी। ठीक है, सराहन में भीमा काली माता का मंदिर है, तो याद रखिएगा कि बसपा वैली से उसे शिफ्ट करके राजधानी को सराहन ले जाया गया। फिर 11वीं शताब्दी में जो है वो अलबरूनी ने हिमालय में भूतेश्वर नामक प्रदेश से जो है वो बुशहर को अ, बोला कि ये बुशहर जो प्रदेश है इसका नाम भूतेश्वर नाम प्रदेश है। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि गुप्ता काल में जो राष्ट्र कवि थे कालिदास, उन्होंने इस रीजन को किन्नर देश के नाम से बोला। और फिर अशोक काल में जो है या मौर्य साम्राज्य के टाइम पे जो लद्दाख वाला रीजन होगा, जो बुशहर और किन्नौर वाला रीजन होगा, कि बहुत बड़े कोई एम्पायर नहीं रहे होंगे लेकिन कुछ सामंतों की तरह एक छोटे छोटे रियासतों की तरह रहे होंगे। तो इस तरह का जो है वो हिस्टोरिक हमें एक एविडेंस बुशहर रियासत के बारे में देखने को मिलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि बुशहर में कौन कौन से राजा थे। तो सबसे पहले जो है वो राजा छत्र सिंह की बात करेंगे हम। राजा छत्र सिंह जी जो थे वो कृष्ण के जो वंशज बेटे प्रद्युम्न थे उसके 110वें वंशज थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप पढ़ेंगे राजा वीरभद्र सिंह जी तक तो उनको भी जो है वो प्रद्युम्न का ही वंशज माना जाता है। तो राजा छत्र सिंह जो है वो 110वें राजा थे। और इन्होंने जो है वो सारे बुशहर को एक सूत्र में बांधा। क्योंकि इन्होंने सारा ही रीजन कैप्चर कर लिया। साउथ में सिरमौर से लेके जो किन्नौर तक का सारा रीजन था उसको कैप्चर कर लिया राजा छत्र सिंह ने। ठीक है, तो इन्हीं को जो है वो बेसिकली बुशहर रियासत का एकीकरण करने वाला राजा माना जाता है। इसके बाद इनके बेटे जो हैं वो आगे आपके राजा रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राजा हैं वो हैं राजा केहरी सिंह। 1639 से 1696 तक जो है वो ये राजा रहे। राजा केहरी सिंह के बारे में एक बहुत ही फेमस स्टोरी जो है वो प्रचलित है कि एक बार जो औरंगजेब था उन्होंने राजा केहरी सिंह को जो है बुलाया अपने राज दरबार में। तो जब राजा केहरी सिंह जी गए तो जहाँ भी ये जाते थे इनके सिर के ऊपर एक छोटा सा बादल इनको हमेशा छाया की तरह चलता रहता था। तो जब औरंगजेब ने देखा तो उसको बहुत हैरानी हुई कि ये क्या है। उसने पूछा राजा केहरी सिंह से, तो राजा केहरी सिंह ने बोला कि ये जो मेरी राज्य की देवी है उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा गर्मी में पहले कभी नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने अपने आशीर्वाद के तौर पे ये बादल मेरे साथ साथ भेजा है जो छत्र की तरह मेरे साथ चल रहा है। तो औरंगजेब ने खुश होकर इनको जो है वो छत्रपति की उपाधि दी। इसके अलावा राजा केहरी सिंह जी ने जो है वो तिब्बत के जो राजा थे ग्रजिया दोख इनको हराया था। और क्या किया कि जो कैलाश वाला रेंज है, कैलाश रीजन है, उसको एक सीमा की तरह एस्टेब्लिश किया कि किन्नौर वाला बुशहर वाला रीजन और तिब्बत के बीच में। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में जो है इन्होंने तिब्बत और बुशहर के बीच में जो एक व्यापार संधि हुई थी उसके लिए भी जो है वो एफर्ट किए और इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में ये संधि भी हुई। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राजा आपके पास आ जाते हैं राजा राम सिंह जी। राम सिंह जी ने जो है वो राजधानी सराहन से जो है वो रामपुर के लिए ट्रांसफ़र कर दी जितनी भी अ, राजधानी थी। और इसके टाइम में जो है वो कुल्लू के राजा विधि सिंह थे, उन्होंने अटैक कर दिया आउटर सिराज वाले रीजन पे। और जो शहर का कुछ रीजन था उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, कोठियाँ कोट
और बलरामगढ़ वाला रीजन। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राजा आते हैं उग्र सिंह 1736 से 1810 के बीच में। कहा जाता है कि इस टाइम तक जो है वो सिरमौर और बुशहर के बीच में बहुत ज़्यादा टसल होती थी, क्योंकि राजा छत्र सिंह जी के टाइम पे अगर देखें तो उस टाइम तीन ही बड़े जो राज्य थे वो सतलुज और गंगा नदी के बीच में थे। वो थे बिलासपुर वाला रीजन, किन्नौर बुशहर वाला रीजन, और जो है वो सिरमौर वाला रीजन। तो बिलासपुर, बुशहर और सिरमौर यही तीन थे। तो आप देख लीजिए कि दो बड़े राज्य आपस में अगर पड़ोसी हैं तो मित्र तो कम ही होते हैं। इसलिए सिरमौर और बुशहर की बहुत ज़्यादा जो है वो आपस में शत्रुता थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि बुशहर की पुत्री का जो विवाह जो है वो अ, बुशहर के बेटे के साथ कर दिया गया, और ये जो है वो शत्रुता समाप्त हो गई। और फिर 1811 में जो है वो राजा उग्र सिंह की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद जो है वो कहा जाता है कि इनकी जो दूसरी रानी थी वो धामी से थी, और उसका जो बेटा था मोहिंदर सिंह वो बुशहर का जो है वो राजा बना। तो 1810 में आप देखिए कि मोहिंदर सिंह राजा बनता है, उस टाइम इसकी एज 8 ही साल होती है। तो क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा राजा है, और आपको पता है कि 1810 के आसपास जो है वो गोरखाओं का इन्वेजन हो गया है, तो उन्होंने डायरेक्ट अटैक यहीं पे किया, और जो बुशहर वाला रीजन है वो गोरखाओं के अंडर चला गया। अब क्या है कि गोरखाओं ने जो महेंद्र सिंह है उनकी जो माता हैं उनको किन्नौर के जंगलों में भगा दिया। और इसी टाइम के बाद जब 1814 तक आते आते दो इसके वजीर थे बुशहर के, एक टिकम और एक बद्रीदास, इन्होंने जो है वो अंग्रेजों की बहुत हेल्प करी। और फिर एक चोल्टू ब्रिज आता है, वहाँ पे जो है वो ये लड़ाई लड़ी जाती है, और ब्रिटिशर्स जो है वो इनको गोरखाओं को यहाँ से भगा देते हैं। अब क्योंकि अंग्रेजों का इन्होंने सपोर्ट किया है तो अंग्रेज क्या करते हैं कि सनद प्रदान करते हैं, तो ये एरिया को भी रीअरेंज करते हैं। तो जो राविनगढ़ वाला रीजन है और कोटगढ़ वाला रीजन है उसको ये शिमला में मिला देते हैं, शिमला के क्योंथल में मिला देते हैं। और बाकी का जो बुशहर का रीजन है वो बुशहर की तरह रहता है, और राजा महेंद्र सिंह जो है वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट राजा 1850 से 1914 के बीच में राजा शमशेर सिंह जी रहते हैं। तो जो राजा शमशेर सिंह जी हैं ये ब्रिटिशर्स के इतने कोई सपोर्टर नहीं थे। ठीक है। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो इंडो तिब्बतियन ट्रेड रूट है वो अच्छे से बना दिया जाए, पर शमशेर जी ने इनका जो है वो अपोजिशन किया। तो इनको ब्रिटिशर्स कोई भी सपोर्ट नहीं किया। तो जो लॉर्ड विलियम हे थे शिमला के उस टाइम, उन्होंने कोशिश की कि इनको पनिशमेंट दी जाए, पर जो पंजाब के चीफ कमिश्नर थे सर जॉन लॉरेंस, उन्होंने मना किया कि अगर आप इनको पनिश करेंगे तो ये जो इंडो तिब्बतियन ट्रेड रूट बन रहा है ये नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो राजा शमशेर सिंह जी का वर्णन देखने को मिलता है। और इनके टेन्योर में जो है वो वज़ीर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो वज़ीर स्ट्रॉन्ग थे तो अब कुछ वज़ीर ऐसे थे जो अपने लिए एक अलग एरिया चाह रहे थे। उसमें से रण बहादुर भी एक थे, जो अपने लिए एक अलग रीजन, अलग रियासत, अलग राज्य चाह रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इनके बीच में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जो इनको पसंद नहीं आया। और लेटर ऑन 1887 में इनका जो बेटा था रघुनाथ सिंह, उसके लिए जो है वो राजा शमशेर सिंह ने जो है वो अपनी गद्दी छोड़ दी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, टिक्का रघुनाथ जो था ये इनकी मैरिज जो है वो करवाना चाहते थे मंडी की राजकुमारी के साथ, और ये जो है वो शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए बुशहर को छोड़ के ये सिरमौर भाग गए। अब क्योंकि सिरमौर चले गए हैं, लेकिन लेटर ऑन परसुएड करके जो है वो टिक्का रघुनाथ की शादी जो है वो मंडी की राजकुमारी से करवा दी जाती है, और उसके लगभग 10-11 महीने बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। तो जो बुशहर का थ्रोन है अब दोबारा से खाली हो जाता है। ठीक है। इस टाइम अभी शमशेर सिंह जी जो है वो जिंदा है, तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं दोबारा से अपनी रियासत का राज्य चला लेता हूँ। लेकिन अंग्रेजों को पता था कि ये हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने जो है वो शमशेर सिंह जी को बुशहर की राजगद्दी के ऊपर बैठने नहीं दिया। इंस्टेड जो है वो कुमार सेन के एक प्रबंधक थे राय साहिब
मंगत राम, उनको सारी पावर्स दे दी। अब शमशेर सिंह जी को जो है वो चिंता सताने लगी कि मेरा राज्य चला जाएगा, मेरा जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो मैं क्या करूं। तो इन्होंने जो है एक पुत्र गोद ले लिया, सुरेंद्र शाह। तो सुरेंद्र शाह को जो है वो ब्रिटिशर्स ने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये आपका जो है उत्तराधिकारी है, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने वही इसको मानने से इनकार कर दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं। डिस्पाइट पदम सिंह, जो राजा पदम सिंह बाद में राजा बने, वो राजा शमशेर सिंह के ही बेटे थे, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि कंक्यूबाइन सन थे। तो उसको जो है ये पहले राजा नहीं मानना चाहते थे, अपना उत्तराधिकारी नहीं मानना चाहते थे, लेकिन लेटर ऑन ब्रिटिशर्स और शमशेर सिंह की टसल की वजह से ब्रिटिशर्स ने पदम सिंह को जो है वो राजा मानने पे जो है अपनी स्वीकृति दे दी। तो जो राजा पदम सिंह हैं वो 1914 में जो है वो लास्ट शहर के राजा के तौर पे उभर के आते हैं, और ये 1948 तक रहते हैं बुशहर रियासत के राजा। इनके ही दो बेटे हैं, वो राजा वीरभद्र सिंह और देवेंद्र सिंह जी रहते हैं, जो बाद में आपको पता है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं। तो इस तरह से जो है वो शहर के रियासत की जो राजा थे उनकी टाइमलाइन देखने को मिलती है। अब देखिए राजा केहरी सिंह के बारे में हमने पढ़ा कि इसको जो है वो औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी, ठीक है। और क्यों दी थी, क्योंकि इनके सिर के ऊपर एक बादल जैसा जो है वो दिखता रहता था। और छत्रपति को जो सॉरी केहरी सिंह है, इनको अजान बाहु भी कहते थे। अजान बाहु मतलब जब ये सीधे खड़े होते थे तो इनके हाथ जो है वो नीज को टच करते थे, जैसे कि भगवान रामचंद्र के जो है वो हाथ नीज को टच करते थे, वैसे ही केहरी सिंह के बाजुएं भी नीज को टच करती थी, इसलिए इसको अजान बाहु भी कहते थे। इसके अलावा आपको पता है कि तिब्बत के शासक जो ग्रज्यादोग था, उनका जो सेनापति था गुलदेव, उसको युद्ध में हराया था। उसके अलावा शांति संधि की थी। इस टाइम आप ध्यान रखिएगा कि जब शांति संधि हुई थी उस टाइम दलाई लामा 4 थे पावर में, ठीक है। तो उनके एफर्ट से और केहरी सिंह के एफर्ट से जो है वो ये कैलाश को जो है वे किन्नौर और तिब्बत की बाउंड्री मानने के ऊपर अग्रीमेंट हुई थी। उसके अलावा व्यापार समझौता हुआ था 1962 तक, जो चला जब तक इंडिया और चाइना का बॉर्डर कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ, तब तक जो है ये ट्रेड चलता रहा। और हांगरंग जो वैली है उसको बुशहर में जो है वो जागीर की तरह दिया गया था, और अजान बाहु वाला फैक्ट मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये आ गई हमारे पास अब जुब्बल रियासत। कहते हैं कि जो जुब्बल की रियासत है उसकी एक्सटेंशन शाल्वी और विशकल जो घाटी नदी है, इसकी जो घाटियों के बीच में बुशहर रियासत और सिरमौर रियासत के बीच में जो है वो जुब्बल रियासत है, ठीक है। तो जुब्बल रियासत की एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो करमचंद ने की थी, और जुब्बल रियासत को कहीं ना कहीं सिरमौर से भी रिलेटेड माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिरमौर के एक राजा थे उग्रचंद, ठीक है, वो जो है वो हाटकोटी आए थे माता जी के जो है वो दर्शन करने के लिए। और उग्रचंद के जो हैं वो 3 बेटे थे, एक था करमचंद, एक था मूलचंद, एक था दूनाचंद, ठीक है। अब करमचंद जो थे उन्होंने बनाई जुब्बल रियासत, जो मूलचंद थे उन्होंने बनाई आपकी सारी रियासत, और जो दूनचंद थे उन्होंने बनाया राविनगढ़, ठीक है। तो इस तरह से जो उग्रचंद थे उनके 3 बेटे करम, मूल और दून थे। स्टोरी ये कहती है कि जो उग्रचंद थे उन्होंने अपने 3 बेटे और जो रानी थी उनको जब वो हाटकोटी के दर्शन करने आया था तो वीर भाट एक इंसान था, उसके संरक्षण में छोड़ गया, क्योंकि सिरमौर में कुछ इमरजेंसी हो गई, जो गिरी रिवर थी वहाँ पे फ्लडिंग हो गई, तो उग्रचंद को वापस जाना पड़ा और ये वहाँ पे मारा गया। अब जो करमचंद था उसने जुब्बल रियासत एस्टेब्लिश करी। अब
उसने क्या किया कि जो सोनपुर था उसको अपनी राजधानी बनाया और बाद में जो पुराना जुब्बल था वहीं पे उसको स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा जो है वो आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राजा जुब्बल रियासत के अमरचंद। इनका एक बहुत ही इंटेलिजेंट मिनिस्टर था झाई। ठीक है, तो झाई मंत्री का संबंध कौन सी रियासत से है, तो आप याद रखिएगा जुब्बल से है। और आपको पता है कि अगर मिनिस्टर इंटेलिजेंट हो तो कंट्रीज बहुत फ्लरिश करती हैं, राज्य बहुत फ्लरिश करते हैं। तो इसने भी जो पुंदर, शाक परगना और जखौली वाला रीजन था उनको जुब्बल में मिला लिया। उसके बाद आते हैं राजा भागचंद। अब राजा भागचंद के टाइम जो है वो गढ़वाल के जो राजा थे उन्होंने अटैक कर दिया यहाँ पे। तो हुआ क्या कि जो इनके भाई थे जालपू चंद और राजा भागचंद, इन दोनों को जो है इन्होंने प्रिजनर बना लिया। और लेटर ऑन जो राजा भागचंद थे वो गढ़वाल से भाग गए और झीना नाम के एक स्थान पे पहुंचे। अब वहाँ पे जो है वो क्या था कि एक बिच्छू का मेला चल रहा था और थोड़ा जो है वो खेल खेला जा रहा था। और उसमें ऐसा होता है कि बो एंड एरो का एक खेल होता है जिसमें तीर चलाए जाते हैं। तो कोई भी तीर जो है वो खाली नहीं गया। तो लोगों को डाउट हुआ कि ये नॉर्मल पर्सन तो नहीं है। तो उसने अपने बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मैं जुब्बल का राजा हूँ। तो उन लोगों ने जो है वो वहाँ पकड़ के उसका राज्याभिषेक कर दिया झीना में। फिर आता है आपके पास पूर्णचंद। अब हम 1810 के आसपास के टाइम में पहुंच गए हैं। तो आपको पता है कि गोरखाओं ने अटैक कर दिया है। तो पूर्णचंद के टाइम पे जो जुब्बल का रीजन था उसमें गोरखा जो है वो एंटर कर चुके थे। तो 1810 से लेकर 1813-14 के आसपास तक 3 सालों तक जो है वो इन्होंने जुब्बल को अपना सेंटर बना के रखा। और फिर 1814 में जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो यहाँ आके इनको रिमूव किया, गोरखाओं को। इसके बाद जो है राजा पूर्णचंद के टाइम पे दो बहुत ही फेमस वजीर थे। एक वजीर प्रेमू सिंह और एक था आपके पास डांगी वजीर। तो डांगी वजीर के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ से रिलेटेड है। तो जुब्बल रियासत से आप इसको नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो वजीर प्रथा दोबारा से रिवाइव हो रही थी, तो ये इन दो का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब 18 नवंबर 1815 को जो कैप्टन आर रोज थे उन्होंने जुब्बल को अपनी सनद प्रदान की और दोबारा से पूर्णचंद के नेतृत्व में जुब्बल रियासत चलने लगी। इसके बाद जो है वो आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा पदमचंद। 1877 से 98 के बीच इन्होंने बेगार प्रथा समाप्त की थी और अपने लिए एक नया महल बनवाया देवरा में। और इसके अलावा जो है वो शिव मंदिर का भी निर्माण किया। फिर आते हैं भक्तचंद। 1910 में राजा बने और ये ऐसे राजा थे जिन्होंने 1926 में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो है वो जल से बिजली बनाना शुरू की। ठीक है, उसके अलावा जो है वो दिग्विजय सिंह आते हैं 1944 में। तो इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है वो पास की थी। और फिर लेटर ऑन 15 अप्रैल 1948 को जो है जुब्बल को महासू जिले में ऐड कर दिया गया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो जो योगेंद्र चंद जी हैं वो जुब्बल के राजा रहे और ये चौपाल विधानसभा से लगभग 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो ये जुब्बल रियासत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद आती है क्योंथल रियासत। तो इनकी ओरिजिन की स्टोरी ऐसे है कि जो आपके पास रोपड़ के राजा थे, राजा रूप सेन, इनके 3 पुत्र थे जिन्होंने पहाड़ों में आके अलग अलग रियासतें बनाई। जो वीर सेन थे उन्होंने सुकेत यानी कि जो सुंदरनगर वाला रीजन है वो एस्टेब्लिश किया। उसके अलावा गिरी सेन ने जो है वो क्योंथल एस्टेब्लिश किया। हमीर सेन ने जो है वो किश्तवाड़ जम्मू एस्टेब्लिश किया। इससे पहले इन्होंने जब एस्टेब्लिशमेंट की तो उसके बाद इनके अंडर 18 ठकुराइयाँ रही। कोटी, घुंड, ठ्योक, धामी, कुमार सेन, थरोज क्योंथल के नियंत्रण में रही। और 1809 में गोरखाओं का जब आक्रमण हुआ तो उस टाइम यहाँ के राजा थे राणा रघुनाथ सिंह जी। तो ये यहाँ से भाग के जो है वो अपने भाई सुकेत के पास चले गए जहाँ उनकी डेथ हो गई। फिर 1815 की संधि में जो है
वो गोरखाओं को यहाँ से खदेड़ दिया गया और अंग्रेज़ों ने संसार सेन को जो है वो सनद दे दी। इसके अलावा जो है वो 1884 में शिमला में जो राजा बीर सेन थे, उन्होंने कुसुम्पटी एरिया को शिमला का भाग बनाने के लिए कम्प्लीटली अंग्रेज़ों को सौंप दिया। 1901 में जो कालका शिमला रेलवे लाइन थी, उस टाइम यहाँ के राजा विजय सेन थे, तो उन्होंने पूरे ही राज्य का कंट्रोल ब्रिटिशर्स को दे दिया कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ से रेलवे लाइन आनी है, कैसे कंस्ट्रक्ट होनी है। तो उन्होंने पूरा कार्यभार ब्रिटिशर्स को दे दिया। और फिर 1948 में जो क्योंथल रियासत थी उसको महासू में ऐड कर दिया गया और वो एट प्रेजेंट जो है क्योंथल शिमला ज़िले का ही हिस्सा माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कौन कौन सी मेन प्रथाएं जो हैं वो शिमला में प्रचलित हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो रीत प्रथा के बारे में हम बात करेंगे। तो रीत क्या होती है कि ये पति के द्वारा मैरिज के टाइम पत्नी को दिए जाने वाले आभूषण और जो कपड़े होते हैं उसको कहा जाता है। अगर किसी ने इस रीज़न में तलाक करना हो तो उसको छेद कराई कहते हैं और 1 रुपए दे के जो है वो तलाक किया जाता है। इस प्रथा से होता क्या था, क्या सोशल इम्पैक्ट इसका था कि पत्नी जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना दूसरा पति चूज कर सकती थी। कन्या हत्या कम होती थी, विधवा विवाह में बढ़ोतरी हुई थी और स्वतंत्र पति का चुनाव जो है वो किया जाता था। ये तो एक तरह से एक अच्छी प्रथा भी आप इसको मान सकते हैं। फिर आती है बेगार प्रथा। अब लोगों से जो है वो ज़बरदस्ती मजदूरी करवाने की प्रथा जो है वो बेगार प्रथा है। उसके 2 टाइप्स हैं, एक अथवार बेगार है और एक हेला बेगार है। अथवार बेगार जो है वो पूरे साल ही माल ढुलाई, महल का जो रख रखाव था उसके कामों के लिए जिन लोगों को लगाया जाता था उसको अथवार बेगार बोला जाता था। और कुछ जो है वो सीजनल बेगार होती थी कि मतलब जब पीक टाइम होगा तो आपको राजा को किसी तरह से उसके घर में कोई विशेष फंक्शन है, कोई किसी की जन्म हुई है, किसी की मृत्यु है, किसी की शादी है, तो उस टाइम पे जो बेगार करनी पड़ती थी राजाओं के घर में, उसको जो है वो हेल बेगार कहते थे। तो ब्रिटिश काल में भी ये काफ़ी टाइम तक जो है वो कंटिन्यू रही। उसके बाद आती है बेट प्रथा। तो निम्न जातियों से जो है वो ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, जो हायर कास्ट के लोग थे उनके द्वारा। और मजदूरी जो है वो एक सेवा की तरह देखी जाती थी कि ये सेवा कर रहे हैं। तो जो इस प्रथा में शामिल लोग थे, जो लोग बेगार करते थे, उनको बेठू कहते थे, ठीक है? और बदले में उनको क्या दिया जाता था कि जो भी आपकी फसल हुई है उसका 10वां हिस्सा देंगे और कुछ कपड़े देंगे, कुछ जूते देंगे, कुछ खाने के लिए भोजन दे देंगे। तो इस तरह की प्रथा को जो है वो पेट प्रथा कहा जाता था और ये शोषण के टाइप का ही एक प्रथा ही है। तो ये भी एक कोई अच्छी प्रथा नहीं थी। इसके बाद आप देखते हैं शिमला ज़िले के जो फेमस मेले हैं, तो भराड़ा मेला जो है वो कुमारसेन में लगता है काटेश्वर देवता के लिए। और इसमें जो बकरी होती थी उसकी बलि दी जाती थी, लेकिन 2014 में आपको पता है कि एनिमल राइट्स के अंडर जो है वो अब ये बैन कर दिया गया है। उसके अलावा आता है भोज मेला, नवंबर में लगता है, रोहडू तहसील में लगता है और देवता किलवाड़ू के सम्मान में 3 दिन तक लगता है। फिर आता है लवी मेला, नवंबर में लगता है, आपको पता है व्यापारिक मेला है, जो किन्नौर और पहले तिब्बत के लोग भी आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं 1962 के बाद। तो किन्नौर के जो लोग हैं वो उन्हीं का वस्त्र, कुछ जड़ी बूटियाँ और जो मेवे हैं उनको यहाँ बेचते हैं। फिर महासू यात्रा जो है वो महासू गांव में होती है, एक धार्मिक यात्रा है। हलोग में पत्थर का खेल खेला जाता है नवंबर में, दिवाली के एक दिन बाद। आपने काफ़ी बार ये न्यूज़ में भी देखा होगा। और इसमें 2 गुट होते हैं लोगों के, एक दूसरे के ऊपर वो पत्थर फेंकते हैं, तब तक फेंकते हैं जब तक किसी एक का जो है वो खून नहीं निकल जाता है पार्टिसिपेंट का, और उसके खून से जो माँ काली है उनका अभिषेक किया जाता है, उनको वो चढ़ाया जाता है। इस टाइप का ये खेल है। उसके बाद सिप्पी मेला आता है, मई में मशोबरा में लगता है, सिप्पी देवता के सम्मान में। ग्रीष्मोत्सव प्रतिवर्ष होता है शिमला में, आपको पता है एशिया का एकमात्र जो प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग है वो शिमला में ही है। फिर आता है रोहड़ू मेला अप्रैल में, और देवता शिकड़ू जी के सम्मान में इसको लगाया जाता है। ये भी एक टाइप का व्यापारिक मेला है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं शिमला राजधानी का इतिहास। तो देखिए, मैं शिमला की राजधानी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ नहीं बताऊंगी, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। तो देखिए, शिमला की जो उत्पत्ति हुई है वो श्यामला
शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नीला घर, नीली नारी या देवी काली। आपको पता है श्यामला देवी टेम्पल है शिमला में। और ये जो है, एक कहा जाता था कि पहले नीले स्लेटों का घर जो है वो जाखू पहाड़ी पे होता है, इसलिए वहाँ से इंस्पायर होके इसका नाम शिमला रखा गया। और उसके अलावा आपको पता है जो कालीबाड़ी में मंदिर है वो है देवी काली का मंदिर, जिनके नाम पे एक्चुअल में शिमला का नाम पड़ा है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट आते हैं आपके पास। 1819 में जो एजेंट लेफ्टिनेंट रॉस थे, उन वो जो है वो पहली बार यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे एक अपना निवास स्थान बताया, जिसको कुटीर भी हम कहते थे क्योंकि कच्चा घर था। तो 1822 में जो है वो चार्ल्स पट कैनेडी ने पहला पक्का घर बनाया, कैनेडी हाउस। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन लाइन से। 1827 में जो है वो गवर्नर जनरल एमहर्स्ट पहली बार शिमला आए। उसके अलावा 1832 में जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक शिमला आए और इन्होंने बेंटिक किले की स्थापना की, बेंटिक पहाड़ी के ही ऊपर। और 1838 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड शिमला आए। 1864 में जो है वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस किसमें शिमला में जो है वो भारत के ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बना दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कब बनाया, किसके टाइम में बनाया। 1864 में बनाया और लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पे बनाया। 1871 में जो है वो शिमला को जो है वो एक विधेयक के तहत 1867 के विधेयक के तहत जो है वो प्रथम श्रेणी की नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया। और 1972 में जो है वो भारत पाकिस्तान में के बीच में एक शिमला पैक्ट हुआ था, वो भी शिमला में ही साइन हुआ। अब शिमला पैक्ट से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देती हूँ कि इसमें जो है वो एक साइड भारत की ओर से इंदिरा गांधी जी थे और पाकिस्तान की ओर से जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उन्होंने ये इंडो पाक वॉर जो हुई थी 1971 में, उसमें जो है वो बहुत सारा एरिया जो है इंडिया ने कैप्चर कर लिया था। तो शांति को, पीस को री करने के लिए ये पैक्ट साइन किया गया था और ये कहा गया कि जितना भी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, चाहे कश्मीर को रिलेटेड इशू है या कोई और इशू है, उसमें हम बायलैटरली उसको रिजॉल्व करेंगे, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो ये था हमारा शिमला पैक्ट। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं शिमला की फेमस इमारतों के ऊपर। तो 1833 में आपको पता है कि अनाडेल ग्राउंड बनाया गया था, वहाँ पे मेला लगता था। और 1839 में वाइस रिगल नृत्य यहाँ पे शुरू किया और सबसे पहले डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो अनाडेल में 1888 में खेला गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। इसके बाद देखिए 1844 में क्राइस्ट चर्च बनाई गई, जिसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो बिशप रेवर्ट डेनियल विल्सन ने रखी थी। 1848 में गंज बाजार बनाया गया और एडवर्ड जे ने जो है वो ये बाजार की नींव रखी थी। फिर 1830 में आपको पता है बार्नस कोर्ट के बारे में एक फैक्ट आता है कि ये 6 सेनापतियों की जो है वो ग्रीष्मकालीन निवास रहा। और फिर एडवर्ड वार्नर यहाँ पे रहे। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर का है ये टेम्परेरी स्टे भी है। 1888 में जो वाइस रिगल लॉज था, हेनरी इरविन ने इसको डिज़ाइन किया था और लॉर्ड डफरिन के काल में ये बना था। वाइस रिगल लॉज, जिसको हम एडवांस स्टडीज़ के नाम से भी जानते हैं, एडवांस स्टडीज़ समर हिल के पास ही है ये भी। तो ये 1965 तक जो है वो राष्ट्रपति निवास की तरह रहा और एट प्रेजेंट इनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है। फिर पीटर हॉफ जो है वो चौड़ा मैदान के पास है और ये ब्रिटिश वाइस रॉयज़ का निवास स्थान रहा। और स्वतंत्रता के बाद जो है ये पंजाब के हाई कोर्ट की तरह भी काफ़ी टाइम तक यूज़ हुआ और बाद में इसको राजभवन की तरह और फिर हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। 1885 में जो है वो टाउन हॉल जो रिज के ऊपर स्थापित है वो बनाया और किसने डिज़ाइन किया था? हेनरी इरविन ने। 1885 में रिपिन हॉस्पिटल बना, हेनरी इरविन ने ही इनको भी डिज़ाइन किया था और अब इसका नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है। 1925 में विधानसभा काउंसिल ऑफ चैम्बर जो है वो लॉर्ड रीडिंग ने शुरू किया था। और 1859 में जो है वो बिशप कॉटन स्कूल जो है वो जॉन लॉरेंस ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। 1866 से जो है वो इसको एट प्रेजेंट प्लेस के ऊपर जहाँ ये आज है वहाँ पे स्थानांतरित इसको कर दिया गया था। अब देखिए कालका शिमला रेलवे लाइन का अगर आप थोड़ा सा एक फैक्ट देखना चाहेंगे तो लॉर्ड कर्जन ने
जो है उसकी नींव रखी थी, शुरुआत की थी। इसके मुख्य इंजीनियर चीफ आर्किटेक्ट जो एमएस हैरिंगटन थे, और इसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है, या 60 माइल्स है। 103 इसमें टनलें हैं। सबसे लंबी जो है वो बड़ोग टनल है। और 13/3/1898 को जो है वो इसकी शुरुआत की गई, और जो यहाँ पे यात्री ट्रेन थी वो 9 नवंबर 1903 को शुरू की गई, और इसको 1905 में जो है वो इसके अलावा जो है वो एक बेलिस्टिंग टेनिस कोर्ट के पास एक सुरंग है लोअर बाजार में, वो भी खोली गई थी। ये कालका शिमला रेलवे लाइन के साथ रिलेटेड नहीं है, एक अलग से फैक्ट है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और शिमला को अगर आप देखें तो जो सैमुअल इवान स्टोक्स थे, अमेरिका के एक मिशनरी थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया। जलियांवाला बाग के जो इंसिडेंट्स हुआ था उसके बाद 1921 में इन्होंने शिमला में जो बेगार प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी एफर्ट किए, गांधी जी से भी मिले, और 1 जून 1938 को शिमला में हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो पंडित पदम देव जी रहे। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसको याद कीजिएगा। 1942 से 45 के बीच में शिमला और बर्मा से जो निर्वासित सरकार थी उसका हेडक्वार्टर शिमला में था। ठीक है, बर्मा या एट प्रेजेंट म्यांमार आप कह सकते हैं। इसके बाद जो है वो 26 अप्रैल 1923 को विट्ठल भाई पटेल ने शिमला आकर जो है वो 27 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष के पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। इसके बाद जो है वो महात्मा गांधी की शिमला यात्राएं हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि शिमला कितनी बार विजिट किया, तो उन्होंने 8 बार शिमला विजिट किया था। पहली बार वो 1921 में आए, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में आए, और इस टाइम इन्होंने ईदगाह मैदान में भाषण दिया। रुके कहाँ? शांति कुटीर में, समर हिल में। और इनके साथ जो 2 लोग थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे और लाला लाजपत राय थे। फिर सेकेंड 1931 में आए, उस टाइम लॉर्ड विलिंगटन यहाँ पे थे। भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में एक पीसफुल पैक्ट हो, एक पीसफुल संबंध एस्टेब्लिश हो, उसके लिए यहाँ आए थे, उसका उल्लंघन हो चुका था। फिर थर्ड टाइम दोबारा 1931 में ही आए, और फिर से लॉर्ड विलिंगटन के साथ यहाँ मिले। 4 अगस्त को 1931 में लॉर्ड विलिंगटन और जॉर्ज स्टर के साथ ये मिले, और नमक कानून जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसके बारे में बातचीत की इन्होंने। फिर 1940 में आए, उस टाइम लॉर्ड लिनलिथगो थे यहाँ पे। दूसरे विश्व युद्ध में जो देश का पक्ष था उसके बारे में बातचीत करने के लिए आए थे, और 27 से 30 सितंबर को दोबारा एक बार 1940 में आए, और वाइसराय को बताया कि जो युद्ध में भारतीय लोगों पे थोपा जा रहा है वो सही नहीं है। भारतीय लोगों को जबरदस्ती इन्वॉल्व मत कीजिए, यहाँ के लोगों की अपनी समस्याएं हैं। फिर उसके बाद 13 जून से 17 जुलाई 1945 के बीच लॉर्ड वेवेल जो हैं वो यहाँ उस टाइम थे। तो वेवेल योजना के साथ, मतलब नया संविधान बनाने के लिए जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, और फिर 2 से 14 मई के बीच 1946 में लॉर्ड वेवेल के साथ एक बार फिर से मिले, जिसमें कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन के बारे में जो है वो डिस्कशन की गई। मैं इनके बारे में डिटेल में बताती, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, जो बची हुई रियासतें हैं वो हैं धामी, कुमारसेन और थरोज। तो धामी के जो आप कह सकते हैं वंशज हैं वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल ने धामी को एस्टेब्लिश किया। 1805 से 1815 में जो है वो गोरखाओं का कब्जा रहा, और उस टाइम यहाँ के राजा जो थे वो राजा दलेल सिंह थे। फिर धामी गोलीकांड होता है 1939 में। उस टाइम अंतिम राजा जो है वो राणा दिलीप सिंह जी रहे। ये बहुत ध्यान से याद कीजिएगा कि कब हुआ धामी गोलीकांड। उसके बाद धामी को 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश में कसुम्पटी विधानसभा में मिला लिया गया, जो एट प्रेजेंट कसुम्पटी है उसमें आता है, और हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया था। फिर कुमारसेन आपको पता है कीरत चंद ने 11वीं शताब्दी में एस्टेब्लिश किया। कीरत जो चंद था वो महमूद गजनवी से डर के यहाँ आया था, और 1815 में जनरल ऑक्टरलोनी ने इनको सनद दी, क्योंकि इन्होंने भी जो है वो गोरखाओं के अगेंस्ट काम किया था। 1839 में केहरी सिंह की मृत्यु हुई, तो जो राज्य है वो अंग्रेजों के अंडर चला गया, और अंतिम शासक जो है वो राणा विद्याधर सिंह रहे। फिर धरोज
थरोज आपके पास आ जाता है। उदयपुर के जो सिसोदिया वंश के किशन सिंह थे, उन्होंने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की। तो सिसोदिया वंश का रिलेशन हिमाचल में अगर कहीं किसी से पूछा जाता है तो वो थरोज से आता है। 1815 को गोरखा आक्रमण हुआ, तो उस टाइम यहाँ पे शासक करम सिंह थे। 1819 को जो भाई झोपू राज थे, उनको सनद दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। शिमला हिल्स की सनद पाने वाली ये अंतिम ठकुराई थी, और उसके बाद 15 अप्रैल को इसको जो है वो चौपाल शिमला में मिला लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है दारकोटी, सारी, कोटखाई और राविनगढ़। दारकोटी जो है वो जयपुर के मारवाड़ी दुर्गा सिंह ने इनको एस्टेब्लिश किया। सबसे छोटी रियासत में ये आते हैं। इनके पास कोई सेना नहीं थी, और 15 अप्रैल को महासू में ये मिल गए, और एट प्रेजेंट कोट खाई तहसील में आते हैं। सारी जो है 12वीं शताब्दी में मूलचंद ने इसकी स्थापना की थी, हमने पहले ही पढ़ लिया। रोडू शहरी का भाग है, और अंतिम शासक इसके धर्म सिंह है। गोरखाओं से लड़ाई में जो है वो इनकी धर्म सिंह की मृत्यु हो गई थी। फिर आता है कोटखाई, इसको एस्टेब्लिश किया था कुमार सेन के एहिमाला सिंह ने, ठीक है। और कुमार सेन कुल्लू शहर की जागीर रही है कोटखाई, ठीक है। 1815 में जो है वो एंग्लो गोरखा वॉर के टाइम राणा रणजीत सिंह को जो है वो कोटखाई दे दी गई, और जो कोटगढ़ वाला रीजन है वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा। फिर आता है राविनगढ़, तो सिरमौर के जो राजा उग्रचंद के पुत्र थे दुनीचंद, उन्होंने इसको बसाया था। हमने देख लिया, एक सारी, एक राविनगढ़ और एक क्यूंथल। तो 1810 से 11 में गोरखाओं के अंडर गया, और 1830 में अंग्रेजों ने शिमला स्टेट के बदले राविनगढ़ ले लिया। वर्तमान में ये जुब्बल तहसील के अंदर आता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ठियोग, मधान और घुंड। जो ठियोग है, जयचंद के बड़े भाई ने इसको एस्टेब्लिश किया था। 1947 में हिमाचल के पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने वाली ठकुराई थी ये ठियोग। तो क्योंथल की जो कर्द रीजन है वो इसी की ठकुराई रही है, और वर्तमान में शिमला जिले का हिस्सा रहा है। जो मधान है वो भूपचंद, जो बीच वाले भाई थे, उन्होंने एस्टेब्लिश करी। और जयपुर के जो राजपूत चंदेल भूपचंद थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। क्योंथल के राणा ने इनको जीत लिया, और 1810 में गोरखाओं ने कब्जा किया, और 1815 में क्योंथल के अधीन जो है वो मधान को कर लिया गया। 15 अप्रैल को आपको पता है कि ठियोग तहसील में मधान को ऐड कर लिया गया। फिर आता है गुंड, जनजान चंद सबसे छोटे भाई ने इसको एस्टेब्लिश किया। 15 अप्रैल को ठियोग तहसील में मिलाया गया घुंड को, और तत्कालीन जो है वो महाराष्ट्र जिले का हिस्सा है, अब शिमला जिले में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो जयपुर राजस्थान के चंदेल वंशीय राजपूत हिमाचल की यात्रा में आए थे, भीमचंद कहलूर के राजा थे, और उनके जो 3 पुत्र थे, उन्होंने अलग अलग राज्य बनाए थे। तो ठियोग का इनडायरेक्ट रिलेशन आप याद रखिएगा कहलूर बिलासपुर से भी है, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट फैक्ट जो है वो कुछ फास्ट फैक्ट्स हम ये रिवाइज कर लेते हैं शिमला के बारे में। जुब्बल रियासत में सबसे पहले जो है वो जल बिजली बनाई गई 1924 में, आपको पता है। उसके बाद शिमला पैक्ट 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। पहला मनोरंजक मेला जो है वो 1833 में अनाडेल में लगा। डुरंड फुटबॉल की पहली टूर्नामेंट जो है वो सर मोर्टिमर डुरंड के द्वारा 1888 में शुरू की गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को 1864 में बनाया गया, लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे। ठियोग में जो है वो पहली सरकार जो है वो बनाई गई 1947 में। उसके बाद धामी गोली कांड 1939 में हुआ। उस टाइम वहाँ के राजा राणा दिलीप सिंह थे। और अनाडेल वाइस रिगल नृत्य जो है वो 24 मई 1839 को हुआ था। शिमला नगर पालिका बनी, निर्माण इसका 1852 से हुआ था, और प्रथम श्रेणी इसको दर्जा जो है वो 1871 में दिया गया। फिर आपको पता है वाइस रिगल लॉज या इंडियन एडवांस स्टडीज़ जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम तक जो है वो राष्ट्रपति भवन रहा। उसके बाद एडवांस स्टडी बना दिया गया। मतलब 1960 के आसपास जो है वो राष्ट्रपति भवन का जो चलन था वाइस रिगल लॉज में, वो ख़त्म कर दिया गया। कालका शिमला ट्रेन आपको पता है 9 नवंबर 1903 को शुरू हुई, और इसमें 103 सुरगे हैं। और हिस्ट्री में जो बल्सन स्टेट है, उसकी हिस्ट्री ऑफ बल्सन स्टेट की जो बुक है ये लिखी है रण बहादुर सिंह ने। ये
नल्सन के अंतिम शासक भी थे। तो इस वाली स्लाइड को तो एटलीस्ट बाय हार्ट याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन ओरिएंटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। शिमला का नाम किस शब्द पे पड़ा है? तो श्यामला। सतलुज शिमला में कहाँ प्रवेश करती है? तो बदहाल में। फिर भज्जी का अंतिम राणा चंद्रपाल था। शहर का सबसे प्रतापी राजा केहरी सिंह था औरंगजेब के टाइम। ठीक है। या ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि औरंगजेब के टाइम वो शहर का राजा कौन था? 1947 में पहली उत्तरदायी सरकार ठियोग ठकुराई में बनी। और शिमला की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनी थी? तो 1864 में, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पे। डुरंट कब कब शुरू हुआ? 1888 में। और जुब्बल एचपी का पहला जल विद्युत जो संयंत्र था वो कब लगाया गया? 1924 में। इसके बाद आपके पास शिमला की जो हमने मेन फैक्ट्स थे वो कवर कर लिए। अब देखिए लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी, और कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि चीन का जो सम्राट है और जो मैं हूँ, वो आधी मानव जाति के ऊपर शासन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास चाय पीने का टाइम है। ठीक है। तो ऐसी उल्टी उल्टी सी स्टेटमेंट्स कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो ये किसने कही थी कि चीन का सम्राट और मैं आधी मानव जाति पे शासन कर चुके हैं? ये लॉर्ड एमहर्स्ट ने कही थी। जाखू पहाड़ी जो है वो 8,050 फुट ऊंची है। आपको पता है कि जो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है वो 108 फीट लंबी है। शिमला कालका टनल्स रेलवे के ऊपर 103 है। 1864 को इसको समर कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया गया। 1972 में शिमला पैक्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आप मुझे बताएंगे किस किस के बीच साइन हुआ था? इंडियन एडवांस स्टडी वाइसरेगल लॉज के नाम से जाना जाता है। और रोहड़ू के चंद्रनाहन झील के पास से जो है वो पब्बर नदी का उद्गम होता है। 23 प्राचीन रियासतें थी यहाँ पे। और जो कालका शिमला ट्रेन थी वो सबसे पहले 9 नवंबर 1903 को पहले यात्री के साथ यहाँ चली थी। ठीक है। इसके साथ आई थिंक हमारा जो ये कवर है हो गया है शिमला का पूरा ही डिस्ट्रिक्ट। और आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने कवर की हैं, बहुत सारे फैक्ट्स कवर किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जिनको मैं लेटर ऑन आपको बता दूंगी। लेकिन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो हम कवर कर चुके हैं। कल हम कवर करेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट। तब तक कीप स्टडिंग हार्ड। थैंक यू सो मच। मेरे साथ बने रहिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।